नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी अगली क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन से संबंधित, है ना, जो उसकी परिभाषा थी या फिर उसका जो डायग्राम था उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करने वाले किस पर? प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे और पढ़ेंगे क्या प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रतिबिंब पर। अगर हम प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब होता क्या है पहले ये जानेंगे, और फिर प्रतिबिंब होते कितने प्रकार के हैं हम ये जानेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होता है? मान लीजिए प्रतिबिंब, जैसे मान लीजिए ये क्या रखा हुआ है, कोई मिरर रखा हुआ है ना। और अगर मिरर रखा हुआ है, जब तक इसके सामने आप कोई वस्तु नहीं रखोगे तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। भाई प्रतिबिंब किसका बनता है? किसी वस्तु का ही तो बनता है। अगर वस्तु ही नहीं होगी तो कहाँ से दिखेगा, है ना। तो या तो आप गॉड गिफ्टेड हो, अलग ही हो कुछ, है ना। तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है ना, तब यहाँ से कोई क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण जाएगी और वापस आएगी, तभी आप कह सकते हो कि कोई प्रतिबिंब बना हुआ है ना। तो इसके अनुसार हम क्या इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, क्या परिभाषा बनाएंगे? किसी बिंदु वस्तु, ये क्या है हमारी, कोई वस्तु है, तो हम कह सकते हैं किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, है ना, परावर्तन के पश्चात, या फिर कह सकते हैं किससे, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर क्या हुआ, मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब उसे हम लोग कहते हैं क्या, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो इसी बात को हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। परिभाषा क्या होगी प्रतिबिंब की, लिख लेते हैं। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसे बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसे बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। एक होता है कैसा, एक होता है आभासी और एक होता है वास्तविक। एक होता है रियल और दूसरा होता है कौन सा, वर्टेक्स। ठीक है, तो बात कर लें, पहला हमारा कौन सा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। और जो दूसरा हमारे पास होता है जिसे हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब।
है ना। इसे हम लोग कहते हैं क्या, रियल इमेज, और इसे कहते हैं कैसा, वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज है ये रियल इमेज है और ये वर्चुअल इमेज है। आगे बढ़ेंगे और दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर ये दोनों जो हमारे पास हैं कैसे, एक वास्तविक प्रतिबिंब है और दूसरा जो आभासी प्रतिबिंब है, ये होते कैसे हैं और हम ये कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आप क्या करोगे, अगर आपने नोट नहीं किया, आप वीडियो को रोक लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब होते कैसे हैं। ठीक है, तो हम आगे बात करने वाले इन्हीं दोनों पर। चलिए अब हम बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे होते हैं। मान लीजिए हमारे पास, अभी हम लोगों ने भले ही समतल दर्पण नहीं पढ़ा है, लेकिन आप मान सकते हैं कि यहाँ पर एक कोई, सपोज करिए कि यहाँ पर कोई एक समतल दर्पण लगा हुआ है। ये कैसा है, और मैंने बताया था इसके पीछे एक पॉलिश लगी हुई है। अगर पॉलिश नहीं लगी होगी तो क्या होगा, आप यहाँ पे कोई वस्तु रखोगे और वो क्या हो जाएगा, ना तो कोई प्रतिबिंब बनेगा, ना ही तो कुछ नहीं बनेगा। समझ रहे हो, तो इधर पॉलिश लगाना भी जरूरी है। और ये जो पॉलिश होती है किसकी होती है, सिल्वर नाइट्रेट की होती है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे पॉलिश लगी हुई है और इन्हीं से हम समझेंगे कि जो हमारा ये प्रतिबिंब है वास्तविक और हमारे पास जो दूसरा है आभासी, ये दोनों कैसे बनते हैं। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये कोई वस्तु रखी गई है और यहाँ से क्या होगा कि एक किरण सीधा चलेगी। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से कोई किरण गई हुई है, कहाँ पर, दर्पण पर। ठीक है, और अगर वहाँ से क्या होगा, अगर गई हुई तो इसमें क्या होगा, परावर्तन होगा। जब परावर्तन होगा तो किरण वापस आएगी। समझ रहे हो, लेकिन एक शर्त है, अगर ये किरण जा रही है, मेरी बात आप समझ रहे हैं, और ये अगर 90 पर है यानी 90 अंश के कोण पर है, तो जैसे जा रही है वैसे ही अपनी दिशा में वापस लौट आएगी। ठीक है, और क्या होगा, उसका प्रतिबिंब जो होगा यहीं पे बनेगा। लेकिन यही में क्या होता है, जो हमारा समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है और क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है ना भाई। अगर मान लीजिए इधर पॉलिश लगी हुई है तो क्या होगा, जब इधर बनेगा प्रतिबिंब तभी तो हम देख पाएंगे। लेकिन क्या हो, यहाँ पे पॉलिश होने के कारण अगर हम पीछे दिखाएंगे तो कैसा होगा, आभासी होगा कि नहीं होगा, केवल उसे हम महसूस कर सकते हैं। और जब कोई वस्तु महसूस होती है तो हम उसे क्या करते हैं, डैश डैश द्वारा लाइनों से दिखाते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, ये देखिए अगर हम ऐसे दिखाएं तो ये देखिए डैश लाइनों से बना हुआ है ना, इसका मतलब ये हो गया कि जो ये प्रतिबिंब बना हुआ है ये आभासी है। और मान लेते हैं यहाँ पर एक और लाइन है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष। मैं मानता हूँ यहाँ पर कोई मुख्य अक्ष है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और एक अन्य किरण यहाँ से जा रही है, ये यहाँ से जा रही है, और क्या होगा, जाने के पश्चात क्या होगी, यहाँ से जाएगी और यहीं पे आके ये भी मिलेगी ऐसे, और जहाँ पे मिलती है वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, अब आप देखें इस वाले, ये हमारी क्या थी, कोई वस्तु है, इसे मैं ओ मान लेता हूँ, ये क्या रखी हुई है, वस्तु है ना, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसका इमेज बन रहा है ना, यानी प्रतिबिंब बन रहा है। मैं मान लेता हूँ ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो हमें 2-3 चीज़ें इससे पता हो रही हैं। अगर हम देखेंगे कोई वस्तु क्या है कि कभी भी आप देखेंगे तो क्या होगा, वो जिधर पॉलिश होगी उसके विपरीत ही दिशा में रखी जाएगी। अब इधर रखी हुई है, अगर मान लीजिए इधर वस्तु रखी हुई है और प्रतिबिंब क्या हो रहा है, जिधर वस्तु रखी हुई है उधर ही बन रहा है, तो हमेशा क्या होता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अब मान लीजिए इधर ही वस्तु रखी हुई है और प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है, तो वो कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। लेकिन यहीं पे क्या हो जाए, अगर यहीं से प्रतिबिंब इधर बन जाए, यानी जिधर पॉलिश है उसी तरफ बनी, तब क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, यानी अगर हम बात करें 2 चीज़ें हमारी समझ में आ गई, एक वास्तविक और आभासी। अब इन्हीं में मैं अंतरों की बात कर लेता हूँ। जो तुम्हारा रियल इमेज होगा यानी वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वह सदैव उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा, जैसे मान लीजिए मुझे अपना चेहरा देखना है और मैं ऐसे कोई यहाँ पे एक क्या करता हूँ कि दर्पण लगा देता हूँ, और अगर मैं देखूँ तो अगर उल्टा नहीं बनेगा, तो जैसे मैं इधर से खड़ा हूँ तो मेरा पिछवाड़ा यहाँ दिखना चाहिए ना। क्या होगा, जैसे ये दर्पण लगाओ तो मेरी टोपी जो मेरी लगी हुई है ये पीछे वाली दिखनी चाहिए ना। अगर उल्टा नहीं बनेगा तो अब मान लीजिए अगर मैं अपना प्रतिबिंब देखूंगा तो मेरा चेहरा ही तो दिखेगा,
भाई मेरा चेहरा इधर है तो क्या हो जाएगा, मुझे पीछे दिखना चाहिए, नहीं बल्कि उल्टा बनता है। समझ पा रहे हो? तो ये क्या होगा, इधर अगर बनेगा तो ये उल्टा होगा। और आप इधर देखिए, अगर यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, इधर आ रहा तो उल्टा हो गया, अगर इधर जा रहा तो कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, जो हमारा आभासी प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, सीधा होता है, और जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। दो हो गई। और तीसरी बात हम मान सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, एक तो ये उल्टा हो गया, यानी एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, तो हम इसी को क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, और इन्हें हम क्या करते हैं, एक के बारे में ऐसे नहीं, हम क्या करेंगे, अगर दोनों में डिफरेंट करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आने वाला है। तो ये आप समझ गए होंगे, हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम अब इन दोनों के बारे में क्या करेंगे, जैसे हमने इसकी परिभाषा लिखी थी, इन दोनों की भी परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी अगर दोनों में अंतर की बात करें, है ना, और इधर मैं मान लेता हूं कौन सा है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है ना, और ये कैसा है, आभासी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोनों में अंतर की। यानी ये क्या होता है, इसमें हम लिखेंगे क्या, इसमें हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, और किरणें जो होती हैं वास्तव में मिलती हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में मिलती हैं। और अगर हम आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो किरणें होती हैं मिलती हुई प्रतीत होती हैं। कैसी होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। कैसे, अभी हम लोगों ने देखा था, उन्हें हमने कैसे दिखाया था, डैश 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 के माध्यम से दिखाया था। तो हम लिख सकते हैं क्या, आभासी प्रतिबिंब में आभासी प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तव में एक अंतर तो ये हो गया। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। और अगर हम दूसरे की बात करें, ये हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, और ये वाला जो आभासी वाला होता है वो कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। तो दूसरा अंतर ये हो गया, यह सदैव और इसमें एक बात करेंगे तो ये होता कैसा, यह सदैव यह सदैव सीधा बनता है। और कहाँ पर, दर्पण के पीछे बनता है। देखा होगा ना, कहाँ बन रहा था, दर्पण के पीछे बनता है। और इसमें बढ़ा लेते हैं, और इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दर्पण के आगे बनता है। ठीक है,
अगर तीसरे डिफरेंट की बात करें तो इस वाले को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा जो आभासी है इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी अगर तीसरे की बात करें तो जो तीसरा पॉइंट इसमें होगा, हम कह सकते हैं और क्या लिखा हुआ है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और इस पर अगर हम बात करेंगे तो इस वाले में इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये तो हो गई किसमें, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, आप इसे नोट करिए। और अगर हम अगले पर बात करने वाले प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है ना, हम बात करेंगे किस पर, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। चलिए हम बात कर लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक यानी छोटा सा जो पॉइंट बन रहा है हम उस पर भी बात कर लेते हैं, वो भी छूटे नहीं। क्या है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसे डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई क्या हुआ है, ये दर्पण रखा हुआ है और नीचे इसमें पॉलिश लगी हुई है। ठीक है, और क्या हुआ, यहाँ से एक किरण कोई आ रही है और परावर्तन के नियमानुसार क्या होता है, जो किरण क्या होती है दर्पण पर आती है उसे हम लोग कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण। याद आया आपको। और यहीं पे क्या होता है, जो वापस जाती है किरण कहाँ पर, दर्पण पर पड़ने के पश्चात, और जब परावर्तन होता है जो वापस जाती है इसे हम लोग कहते हैं कौन सी, परावर्तित किरण। ठीक है, और एक सीधी जो लाइन होती है इसी पर गिराई जाती है इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल यानी अभिलंब कहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि उत्क्रमणीयता होती क्या है। अगर उत्क्रमणीयता की बात करें, आप देखेंगे यहाँ से इनके बीच में एक कोण बन रहा था और उस कोण का नाम क्या था, आई, और एक और कोण बन रहा था जिसे हम लोग कहते थे आर। और ये होता कैसा, ये आपतित किरण के इसी के नाम पे मैंने लिखा था, जिसका जो नाम था क्या, आपतन कोण, और इस वाले का नाम क्या था, परावर्तन कोण, है ना। अब क्या होगा, मान लेते हैं कि जो ये किरणें हैं, मैं इस जो यहाँ पे ये वाली किरण है कौन सी, परावर्तित किरण, इसे उठा के यहाँ पे ले आऊँ, समझ रहे हैं, जो ये वाली है परावर्तित किरण उठा के यहाँ पे ले आऊँ, और इस वाली किरण को जो हमारी कौन सी है, आपतित किरण है, इसे उठा के यहाँ पे ले आऊँ, तो क्या हो जाएगा, दोनों अपना स्थान क्या हो जाएंगी, बदल लेंगी। तब क्या होगा, इन दोनों में जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही होता है क्या, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। यानी अगर इन दोनों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो उनके कोणों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर ये कितने का था, 45 का, तो ये भी कितने का रहेगा, 45 का ही रहेगा। ठीक है, तो हम इसे चाहें तो लिख भी सकते हैं, जैसे मैं इसे लिख देता हूं यहाँ पर, आप नोट कर लीजिए। यानी यदि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो उनके कोण पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है या फिर कहलाता है। चलिए, ये बात हो गई ना, यानी प्रकाश की उम्र उत्क्रमणीयता के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब हम एक चीज़ और देखेंगे इसी पर, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। समझ पा रहे हैं पार्श्व परिवर्तन होता क्या है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। आप इसे नोट करिए और हम अगले टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, तो पार्श्व परिवर्तन पर भी अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए, जो हमारा अगला वो रहने वाला है पार्श्व परिवर्तन। तो पार्श्व परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। चलिए, पार्श्व परिवर्तन होता क्या है, जैसे मान लीजिए अब क्या होगा, अगर किसी आप दर्पण के सामने खड़े हो जाएं तो आप क्या देखते हैं, जो आपका दायां होता है वो बायां दिखने लगता है और जो आपका बायां होता है वो दायां दिखने लगता है ना। तो क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। यानी जब दर्पण पर पड़ती है कोई भी किरण, या फिर कह सकते हैं हम भी अपने चेहरे को देखते हैं, तो हमारा जो दायां होता है वो बायां दिखने लगता है और जो बायां होता है वो दायां लिखने लगता है। और जो यही क्रिया होती है इसी को हम लोग देते हैं क्या, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप समझोगे आखिर ये होता क्या है। अब यहीं पे क्या होता है, क्वेश्चन इससे कैसे बनते हैं, इसमें जो हमारे इंग्लिश में जो होते हैं क्या, लेटर होते हैं ABCD के, इसी में कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनको अगर हम दर्पण के सामने रखें और उनको ऐसे और ऐसे पलटें तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है, मैं एक ऐसे दिखाता हूँ, ये इस टाइप का कुछ होता है क्या A, अगर मैं A को क्या करूँ, इसे पलट दूँ, यानी मैं ये इधर ले लूँ और ये देख लो कैसी है, ब्लैक है और ये कैसी ब्लू है। अगर मैं पलट दूं ऐसे, अब आप देखेंगे चाहे मैं जितनी बार ऐसे पलटूं और इसे दर्पण के सामने लेके जाऊं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो यही क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन में इन्हीं बातों को लेकर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसकी थोड़ी सी परिभाषा लिख देता हूं और इससे जो संबंधित क्वेश्चन बनने वाले होते हैं उनको भी लिख देता हूं, जिससे आप पार्श्व परिवर्तन के बारे में अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इसके भी बारे में। जब हम किसी वस्तु को दर्पण में देखते हैं तो हमें वस्तु का दायां बायां दिखने लगता है। दायां बायां दिखने लगता है। और दायां बायां दिखने लगता है और बायां जो होता है वो दायां दिखने लगता है। दायां दिखने लगता है, इसी क्रिया को हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसे ही
पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। अंग्रेजी के कुछ ऐसे लेटर या अक्षर अंग्रेजी के कुछ अक्षर जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। कुछ का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है, जिनके बारे में हम जानेंगे। जैसे हमारे पास कुछ लेटर हैं जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, आप उसे याद रखिएगा और उसी ट्रिक के ही माध्यम से आपसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप क्या करेंगे, वो ट्रिक आप याद रखेंगे और उसी ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आपका पार्श्व परिवर्तन से कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। मैं एक ट्रिक बताता हूं, ए मोहित एक्स वाई और जेड, यानी जो ये अक्षर है इनका पार्श्व परिवर्तन कभी भी नहीं होता है। यानी आप इनको चाहे जितना उलट पलट के रखिए, चाहे ऐसे, वो देखेंगे कैसे, सेम ही। तो क्या हो जाएगा, ए मोहित एक्स वाई और जेड, और क्या हो जाएगा, एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सॉरी WX Y और Z, यानी इतने अक्षर हैं जिनको आप पलट कर भी रखोगे तो कोई पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही आप मान लीजिए इस वाले को पलटो या इस वाले को, आप कहोगे ये Y बिल्कुल ऐसे नहीं बनती भाई, जो Y होती है वो ऐसे बनती है। आप इसे पलटिए या फिर इसे पलटिए, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बस हमें इतना ही जानना है कि पार्श्व परिवर्तन होता क्या है और अंग्रेजी के ऐसे कितने लेटर हैं जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। तो वो कौन से हैं, ए मोहन WX Y और Z। इनको आप कितना भी पलट के रखिए, आप देखेंगे इनका दायां बायां इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप जान ही नहीं पाओगे कि इनमें दायां कौन सा और बायां कौन सा है। बाकी जो होते हैं लेटर उनका पार्श्व परिवर्तन होता है, तो उनके बारे में हम जानने वाले नहीं हैं। हमें केवल इतने ही इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। चलिए नोट करिए, और आगे हम अब बात करेंगे किस पर, समतल दर्पण पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा वीडियो अच्छी चल रही है कि नहीं। समतल दर्पण, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आखिर समतल दर्पण होता क्या है ना। यानी समतल दर्पण वह दर्पण होता है जो हम लोग क्या करते हैं, घर में अपना चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं, वो भी एक समतल दर्पण ही होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसमें एक समतल दर्पण है और हम देखेंगे कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक होता है कि आभासी होता है कि उल्टा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं, है ना। ऐसे सारे जितने भी बिंदु हैं इनके बारे में हम देख लेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि जो क्लास 10 की है ना NCERT की बुक है, उसमें से जो तुम्हारा ये है समतल दर्पण, ये कटा हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत से नहीं पढ़ने वाले हैं। इतना पढ़ेंगे कि मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तो गलत ना होने पाए, बस इतना ही हम जानेंगे इसमें। ऐसा नहीं है कि क्या करेंगे कि ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं तो इसकी हम 2-4 क्लासें बना दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम केवल उतना ही पढ़ेंगे जितने से इसमें हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं।
तो हम आपको बता देते हैं पहले समतल दर्पण के बारे में, फिर हम क्या करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे और पॉइंट वाइज, यानी जितने भी पॉइंट इससे बनने की संभावना है बस हम उतने ही पढ़ेंगे, बाकी को हम पढ़ने वाले नहीं हैं। चलिए तो हम देखते हैं क्या हो जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी एक क्या है दर्पण, आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप इसको चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, समझ पा रहे हैं? आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आप ऐसे बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी गई है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण चल रही है, ठीक है, किसमें, समतल दर्पण है। मैं लिख देता हूँ ये कैसा दर्पण है, तो समतल है, ठीक है, समतल दर्पण है। और यहाँ से कोई किरण चली और यहाँ से भी एक और किरण निकली, ये दोनों कैसी हैं, जाती हुई किरणें हैं। और जैसे ही जाएगी और ये देखो सीधा जा रही है तो वो क्या हो जाएगा, अपनी दिशा में वापस लौट आएगी। मैं मान लेता हूँ कि इसका जो आभासी प्रतिबिंब है, जो आभासी, वो यहाँ पे बनेगा, समझ रहे हो, यही किरण जाएगी और यहाँ पे मिलेगी और ये वापस जाएगी, समझ रहे हो। अगर ये किरण यहाँ से जा रही है, यहाँ पर पड़ने के पश्चात ये वापस आएगी, लेकिन ये जो किरण है इसी को मैं पीछे बढ़ाऊँ, अगर ये वाली किरण है इसे मैं पीछे बढ़ाऊँ तो ये पीछे निकलेगी, और इस वाली को पीछे बढ़ाऊँ तो ये पीछे यहाँ पे जाके मिलती हैं, और जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर इनका प्रतिबिंब बन जाता है। ये क्या है, इसका प्रतिबिंब है, इसे इमेज कहते हैं, इसीलिए इसे आई से। और ये क्या है, तुम्हारी कोई वस्तु है, इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो इसे लिख सकते हैं ओ, ठीक है। तो मुझे पता हो गया देख करके ही, तो क्या हुआ, जब कोई वस्तु क्या हुआ समतल दर्पण के सामने रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। नंबर 1 तो कैसा होगा, आभासी होगा, दूसरा कैसा होगा, सीधा होगा, और तीसरा जो मिल रहा है किससे, जो दर्पण है उसके पीछे बन रहा है। समझ में आ रही है बात। तो हम इसकी बात करेंगे, एक पॉइंट हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए कह देता है क्या, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसके बारे में हम लोग विस्तृत से नहीं पढ़ने वाले हैं, केवल इतना बताएंगे हम आपको जितने इसमें से क्वेश्चन केवल बनने वाले हैं या फिर संभावना है। तो हम जैसे बात कर लें, यहाँ से जो ये वस्तु रखी हुई थी दर्पण से, उसकी दर्पण से जो दूरी है कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब क्या करोगे, जब ये 5 सेंटीमीटर है तो पूछता है कि बताओ दर्पण से जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूर पर बनने वाला है। तो यानी यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये भी कितनी दूरी पर बनने वाला है, 5 सेंटीमीटर पर बनने वाला है। तो क्वेश्चन ये हुआ, जब कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी जाती है उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनने वाला है। जैसे मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन में कि ये वस्तु जो दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनने वाला है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि बताओ यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है तो बताओ कि उसका जो प्रतिबिंब होगा वह दर्पण से कितनी दूरी पर होगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि 5 सेंटीमीटर पर। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप बताइए टोटल दूरी, यानी जो तुम्हारी वस्तु है और जो प्रतिबिंब है इन दोनों के बीच की टोटल दूरी कितनी होगी। तो आप दोनों को जोड़ दोगे और ये हो जाएगी कितनी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन बना कि नहीं बना, एक ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और अन्य क्वेश्चनों की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे अब मैं मान लेता हूँ इसको, ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ से मैं इसे एक सेंटीमीटर आगे बढ़ा दूँ, कितना, 1 सेंटीमीटर। अब याद करो कि भाई दूरी सेम होगी, एक इधर कम पड़ी तो एक इधर भी तो कम पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनने वाला है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर आगे आ जाने वाला है प्रतिबिंब। यानी अब टोटल दूरी यहाँ से यहाँ की बात करें तो देखो 4 इधर रह गई और 4 इधर रह गई, टोटल दूरी दोनों के बीच की कितनी हो गई, 8। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन बनता है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने v वेग से जा रही है, तब बताओ कोई भी वस्तु दर्पण से कितनी तेज आती हुई प्रतीत होगी। एक क्वेश्चन ये बन जाता है। जैसे मैं मान लेता हूँ यहीं से कोई वस्तु है जो कितने 20 किलोमीटर, आप ये नहीं समझिएगा कि जाएगा, वो देखने में नहीं लग रहा है, आप इमेजिन सपोज कर सकते हैं कि 20 किलोमीटर के हिसाब से कोई वस्तु जा रही है, ठीक है। अब क्या होगा, उसकी दोगुनी रफ्तार से दर्पण से आती हुई प्रतीत होगी, यानी इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर।
बात समझ में आ गई। यानी अगर आप इधर से 20 किलोमीटर की रफ्तार से जाओगे तो आप दर्पण की तरफ से 40 किलोमीटर की रफ्तार से आते हुए दिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2। अब तीसरे की बात करेंगे। इसी में एक क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए अगर आमने सामने क्या हो, हम दो दर्पणों को रख दें और वो कैसे हों, समतल हों, और अगर हम बात करें कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तब यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत। आप कैसे इसे देख सकते हैं, मान लीजिए अगर आप लड़के हैं तो आप नाई की दुकान पर जाते हैं, लड़की हैं तो नहीं जाते हैं, लेकिन लड़के हैं तो आप जाते ही हैं, है ना। तो आप जाइएगा और देखेंगे कि जो नाई होता है जब बाल काटता है तो आप देखेंगे एक पीछे और एक आगे, दो शीशे लगा के रखता है, और आप देखोगे तो आपके प्रतिबिंबों की संख्या एक नहीं, आप जितने देखते चले जाओगे अनंत दिखाई पड़ेगी। यानी अगर हम दो समतल दर्पणों को सेम दूरी पर और रख दें और बीच में किसी भी मनुष्य को या फिर कोई वस्तु को अगर मैं बीच में रख दूं तो क्या हो जाएगा, जो ये मनुष्य होगा इसके अनंत क्या होगा, प्रतिबिंब दिखाई देने वाले हैं। समझ में आ गई। वैसे ही क्या होता है, यानी पूछता है क्वेश्चन, अगर मैं दो समतल दर्पणों को सामने रख दूं तो बताओ प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, तो क्वेश्चन होगा अनंत। क्वेश्चन इससे बन गया कितने, तीसरा। और हो जाता है यहीं पे एक और क्वेश्चन, यानी जो ये वाला है इसे मैं थीटा डिग्री पे घुमा दूं, यानी जो हमारे पास दो दर्पण हैं इनको मैं कितने थीटा डिग्री पर रख दूं, तब बताओ प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए एक क्वेश्चन, यानी मेरे पास दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला होता है वो हम किसके अकॉर्डिंग रखते हैं, सबके बारे में बात करेंगे, पहले समझा लेते हैं, फिर हम लोग एक एक के बारे में लिखने भी वाले हैं। अब क्या करेंगे, यानी जो हमारा बनने वाला है तो पहला होगा किस पर बात है, थीटा डिग्री। तो क्या करेंगे 360 बटे थीटा, 360 बटे थीटा। अगर वो क्या हो जाएगा, अगर ये सम है, जो इसका आंसर आ रहा है वो सम है, तो क्या करेंगे -1 घटा देंगे। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें दूसरे की, अगर ये कितना हो जाए 360 बटे थीटा और ये कैसी संख्या आ जाए, विषम, तब हम क्या करेंगे, इसमें से एक घुमाएंगे नहीं, और जो इसका आंसर आएगा वही प्रतिबिंबों की संख्या को दिखाएगा। बस इतने ही क्वेश्चन इससे बनते हैं और इतने के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। बात समझ में आ गई है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, वीडियो लंबी होने वाली है, ठीक है, तो वीडियो लंबी नहीं करनी है ताकि आप देख भी सकें, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती है क्लास तो आप देखते भी नहीं हैं, ठीक है, हाइड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर रखेंगे, जो मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी, ध्यान से सुनेंगे, जो नेक्स्ट क्लास आएगी हम इस पूरे समतल दर्पण को कवर करेंगे और अच्छे से लिख लेंगे। ज़्यादा तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन इतने पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उन सब के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो ये क्लास आज यहीं तक, जो अगली क्लास होगी उसके बारे में हम, जो ये हमारा समतल दर्पण है इसे हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते रहिए। अगर आपने हमारी इसकी पहली क्लास जो आई थी काहे की, जो हमारी ये भौतिक विज्ञान की है, फिजिक्स की जो भौतिक विज्ञान की हमारी जो पहली क्लास आई थी, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो, नहीं देखा होगा, आप नहीं देखोगे तो ये समझ में ही नहीं आने वाला है। आप इसीलिए वो पहली क्लास ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करिए, ठीक है। तो हम आज यहीं तक रखते हैं। तो देखते रहिए मौर्य एजुकेशन 07, है ना। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड टेक केयर। धन्यवाद।